हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है आप सभी हेल्दी और अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वो जो न्यू सेसल होता है उसके जितने भी निवासी होते हैं वो उस महामारी से बाहर आ जाते हैं। साथ ही डार्क माउंटेन से आने वाली वो जो अपवित्र विंड होती है उसे भी वो डिवाइन लेडी वेरोनिका दूर कर देती है। अब पिछले एपिसोड के अनुसार वे लोग 3 लोगों पे सस्पेक्ट करते हैं, जिनमें से वो जनरल रहता है वो इन सब से बाहर हो जाता है। बचते हैं 2 लोग। दूसरी होती है उन कारीगरों में से आई जेनी, जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद जानेंगे। और तीसरे नंबर पे आता है वो ऑर्डिनरी सा सोल्जर जो कि गावी के सोल्जरों पे अटैक करके उनके क्रिस्टल मैजिक को चुरा ले जाता है। अब एपिसोड शुरू होता है उन्हीं घायल सोल्जरों को दिखाते हुए जिनके पास गावी आता है। आगे वो सोल्जर उसे बताते हैं कि वो मैजिक क्रिस्टल को बचा नहीं सके क्योंकि एक लेडी आई जो कि रूप धारण कर सकती थी, उसने उस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर दिया। आगे वो कहता है कि हम इसके मैजिक शील्ड को ही बचा सके क्योंकि इसके अंदर का क्रिस्टल वो ले जा चुकी है अपने साथ। अब यहाँ वाकई में उस सोल्जर की हालत काफी खराब होती है, जिसपे गावी पिटमैन को कहता है कि वो अपनी नेचर की पावर का यूज करते हुए इसे हील कर दे। अब वो जो पिटमैन होता है वो यहाँ पे ऐसा एक्सप्रेशन देता है जैसे मानो उसे कुछ आता ही नहीं हो, और वो अपने पास से एक पोशन निकालते हुए कहता है कि ये इससे बेटर काम करेगा। अब जैसे ही वो उस पोशन को उस सोल्जर को पिलाने ही वाला होता है कि वहाँ पे वो डिवाइन लेडी वेरोनिका आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हारे पुरोहित को ये भी नहीं पता कि इस तरह की इंजरी को ये मामूली सी पोशन ठीक नहीं कर सकती। आगे वेरोनिका अपनी होली लाइट से उस सोल्जर को हील करते हुए बताती है कि इस तरह से घायल करना सिर्फ उसी का काम हो सकता है जिसका नाम बाटिया है। वो काफी डेंजरस है क्योंकि वो एक इविल कल्ट को फॉलो करती है। अब ये एक ऐसा इविल कल्ट होता है जो काफी भयानक और करप्ट होता है क्योंकि ये लोगों की आत्माओं को खाती है जिससे उन्हें एनर्जी मिलती है। आगे वेरोनिका उन सारे सोल्जरों को हील करती है और यहाँ बताती है कि अगर तुम्हें उस बाटिया के बारे में और डिटेल में जानना है तो तुम्हें अपने उस नाइट से पूछना चाहिए जिसका नाम ब्रायन है और वो उसे अच्छी तरीके से जानता है। अब यहाँ सीन कट होता है और हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वेरोनिका अपने जाने की तैयारी करते हुए कहती है कि गॉड ऑफ होली लाइट ने उसे ये आदेश दिया है कि उसे अब यहाँ से चलना चाहिए। आगे वो अपनी गैरेज में बैठते हुए यहाँ गावी से कहती है कि वो उससे दोबारा जरूर मिलेगी। अब यहाँ वेरोनिका अपनी रिंग उतारते हुए कहती है कि हमारे बीच जो बातें होंगी वो होली गॉड अब सुन नहीं पाएगा, तो तुम इस बात को ध्यान से सुनना कि मैं क्या कहने वाली हूँ। और आगे वो उससे कहती है कि तुम अपने डोमेन को अच्छी तरीके से डेवलप करो। अब यहाँ बहुत सारे गॉड्स हैं लेकिन सिर्फ होली गॉड ही है जो तुम्हें इन सब में शामिल कर सकते हैं, और तुम यहाँ अपने आसपास के लोगों से बच के रहना। अब गावी उससे इस बात का मतलब पूछ पाता कि यहाँ वेरोनिका जल्दी से अपना रिंग पहन लेती है और उसे फेयरवेल कहते हुए वहाँ से चली जाती है। जाती ही वहाँ पे हेया आती है जो गावी को ये बताती है कि ब्रायन पिछले 2 दिनों से नहीं दिखा है और हमें ये पता नहीं कि वो कहाँ गया है। अब यहाँ हमें 2 दिन के पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ गावी वेरोनिका से मिलने जा ही रहा होता है कि उसे ब्रायन के कदमों की आहट सुनाई देती है। यहाँ ब्रायन से गावी पूछ रहा होता है क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि उस डिवाइन लेडी का इन सब में कोई हाथ नहीं, जिस पे वो बताता है कि 2 लोग अचानक से पेड़ बन जाते हैं और ये मैजिक नेचर से रिलेटेड है, तो मुझे इसमें पिटमैन का हाथ लगता है, लेकिन इसमें उसका अकेले हाथ नहीं हो सकता क्योंकि मेरी एक पुरानी फ्रेंड है जो इससे रिलेटेड है। और यहाँ वो उस बाटिया के बारे में कह रहा होता है। आगे ब्रायन गावी से उस पे ट्रस्ट करने को कहता है, जिसपे गावी उसे कहता है कि उसने उसकी प्रोफाइल देखी है जिसमें उसके एट्रिब्यूट्स काफी अच्छे हैं और यही कारण है कि वो उस पे पूरी तरीके से ट्रस्ट करता है। आगे यहाँ ब्रायन बताता है कि अगर हमें इसके मास्टरमाइंड को पकड़ना है तो हमें अपनी अगली चाल चलनी होगी और इसके लिए मेरे पास एक प्लान है, लेकिन इस प्लान के बारे में सिर्फ हेया को पता नहीं होना चाहिए। ऐसी वो कंडीशन रखता है गावी के सामने और गावी अपनी इसी इमेजिनेशन को सोचते हुए हेया से कहता है उसे कुछ नहीं हो सकता और हम जरूर उसे सर्च कर लेंगे। अब यहाँ गावी को तो पता था कि वो कहाँ गया है और क्या करने गया है, लेकिन वो बता नहीं सकता अपने उस वादे के कारण हेया को। आगे यहाँ गावी को पिटमैन पे शक होता है और वो उसे फॉलो करते हुए उसी डार्क जंगल में जाता है जहाँ वो आदमी पेड़ बन चुके थे। और गावी यहाँ उसका पीछा करते हुए सोच रहा होता है कि ये पिटमैन अपने आप को पुरोहित तो कहता है, लेकिन इसके आते ही हमारे डोमेन में वो अपवित्र विंड भी आई, तो कहीं इन सब के पीछे इसका हाथ तो नहीं। आगे हम देखते हैं उसी पिटमैन को उस पेड़ के सामने अपने शॉट को रखते हुए। तभी गावी उसके सामने आता है और कहता है कि अब तुम्हें अपने आप को रिवील करना होगा और तुम्हें इन सब की एक्सप्लेनेशन देनी होगी कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तभी वो उसे लीग ऑफ डेथ के बारे में बताता है जो एक करप्टेड क्लैन होता है पुरोहितों का जो लोगों की जिंदगी से खेलते हैं, और ये पिटमैन उसी का एक सदस्य हुआ करता था। अब ये एक ऐसा क्लैन था जो लोगों की सोल को मैनिपुलेट करते थे। आगे वो बताता है कि उसी लीग ऑफ डेथ क्लैन से कोई है जो तुम पे नजर बनाए रखे है
आगे वो बताता है कि इन 2 लोगों को पेड़ बन जाने के पीछे उसी लीग ऑफ डेथ क्लैन का हाथ है, जिसका साथ वो इविल कल्ट के लोग भी दे रहे हैं। और मुझे इसके बारे में पता था कि उसकी जो एक खास मेंबर बाटिया है ये उसी ने किया है। जिस पे गावी उसे रोकते हुए पूछता है कि जब तुम्हें इसके बारे में पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। जिस पे वो बताता है कि मेरी लाइफ हिस्ट्री का जो डार्क पीरियड था वो इन्हीं के क्लैन से जुड़ा हुआ था, जहाँ रह के मैंने बहुत कुछ पाया लेकिन उससे भी ज्यादा मैंने गंवाया है। लेकिन मैं अब उन लोगों से पूरी तरीके से अलग हो चुका हूँ। लेकिन मुझे डर था कि अगर मैं उनके बारे में तुम्हें बताता तो कहीं अगली बारी मेरी ना आ जाए। जिस पे गावी कहता है कि अब मैं तुम्हारे यकीन कैसे कर लूँ, हो सकता है कि तुम अभी बाटिया हो जो शेप शिफ्टिंग करके आए हो। जिस पे वो कहता है कि मैं तो ये प्रूव नहीं कर सकता और बाटिया की तो यही स्पेशलिटी है कि वो किसी का भी रूप ले सकती है और ऐसा करते हुए आपस के दोस्तों में ही शक का बीज बो देती है, जिससे उसका दोस्त ही उसका दुश्मन बन जाए। आगे गावी उसकी ट्रू आइडेंटिटी को छिपाने के लिए और इन सब के बारे में डिले से रिपोर्ट करने के लिए एज अ पनिशमेंट उसकी 1 मंथ की सैलरी को कट कर देता है। जिस पे पिटमैन उससे ना करते हुए कहता है कि ये सजा भी मेरे लिए मौत के बराबर ही है। अब यहाँ गावी को ये समझ में आ जाता है कि इन सब चीजों में सिर्फ बाटिया के हाथ है और यहाँ ब्रायन की बातों से याद आती है कि अगर इन सब में बाटिया का हाथ है तो उसे बाटिया से बच के रहना है। और यहाँ वो बताता है कि वो उसे अच्छी तरीके से जानता है तो वो उसे डील करने जा रहा है। आगे यहाँ गावी पिटमैन से कहता है कि हमें अब अपने डोमेन चलना चाहिए क्योंकि वहाँ भी एक सस्पेक्ट बची है जिससे पूछताछ करनी बाकी है। यहाँ गावी उसी कारीगर जेनी के बारे में बात कर रहा होता है और यही हमारा सीन कट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं रेबिका को जो जेनी को प्यार से खाना खिला रही थी। अब जैसे ही वो उसे एक निवाला खिलाती है वो जेनी उसे स्पीट कर देती है कि मैजिक बीन्स और छिपकली के पूंछ अच्छे से पके नहीं है अभी। या अब जेनी उसे दूसरी डिश के बारे में इशारा करती है जिस पे रेबिका उसे टेस्ट करवाने जा ही रही होती है कि तभी गावी आता है और वो उनसे पूछता है कि आखिर किस तरह का टॉर्चर है, ये टॉर्चर कम और मेहमान नवाजी ज्यादा लग रही है। जिस पे रेबिका उसे बताती है कि जेनी 4th लेवल की रियोन मास्टर है, इसलिए वो उसकी रेसिपीज उसे टेस्ट करवा रही है। अब जैसे ही गावी ये पूछते हुए कि आखिर ये किस चीज़ की रेसिपी है उनमें से एक को टेस्ट करता है तो यहाँ रेबिका बताती है सीमेंट की और वो तुरंत ही उसे स्पिट कर देता है। अब गावी अपना इंट्रोगेशन शुरू करते हुए जेनी से पूछता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें क्यों पकड़ा गया है। जिस पे यहाँ जेनी बताती है कि उसने उसकी नोटबुक पढ़ी थी इसीलिए उसे पकड़ा गया है शायद। गावी यहाँ उसके बैग में से निकले हुए नोटबुक को दिखाते हुए कहता है कि इसमें उसी मैजिक नेटवर्क के बारे में लिखा हुआ है जो हूबहू मेरे नोटबुक में है। आगे वो उससे पूछता है कि तुम्हें इस मैजिक नेटवर्क के बारे में कैसे पता और इसकी यहाँ हूबहू कॉपी है तो ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। जिस पे वो बताती है कि मेरी ये नोटबुक किसी के यादगार के तौर पे है मेरे पास। उसका नाम कीथ था और वो भी सिर्फ मैजिक नेटवर्क के बारे में ही स्टडी करता था और दिन रात सिर्फ उसी के बारे में बातें करता था क्योंकि वो भी चाहता था कि कॉमन लोग भी मैजिक का यूज कर पाएं। लेकिन सिर्फ मेरे अलावा किसी को भी उसके मैजिक नेटवर्क की परवाह ना थी। आगे वो कहती है कि जब उसने उसके नोटबुक में उसी फॉर्मूले को देखा जैसा कि उसके दोस्त के बुक में था। अब यही सीन हमने पिछले एपिसोड के एंड में देखा हुआ था जहाँ पे जेनी रो रही थी। सो गाइज इसी इमोशनल स्टोरी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। आगे के एपिसोड में हम जानेंगे कि वो आखिर कीथ क्या था और उसको ये कैसे पता था इस मैजिक नेटवर्क के बारे में। ये सारी बातें हमें पता चलेंगी इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और कर दीजिए इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।